कर्नाटक की धरती के नीचे हजारों फीट गहराई में एक ऐसा संसार बसता था जहां अंधेरा था पर उम्मीद थी, जहां दिन रात की कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ हथौड़ों की आवाजें थी और पसीने की भीगी मिट्टी थी। ये जगह थी कोलार गोल्ड फील्ड्स, KGF। कभी इस मिट्टी ने भारत की पहचान सोने की चिड़िया के रूप में बनाई। ये कहानी है उन सुरंगों की जो धरती के दिल तक जाती थी, उन मजदूरों की जिन्होंने अपने जीवन की रोशनी सोने की चमक में खो दी। ये कहानी है भारत की सबसे पुरानी, सबसे रहस्यमयी और कभी दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खान कोलार गोल्ड माइंस की। आज हम जानेंगे कैसे ये खदानें बनी, किसने इन्हें बसाया, कैसे यहाँ से निकले सोने ने एक शहर खड़ा कर दिया और फिर कैसे ये सुनहरी नगरी धीरे धीरे खामोशी में डूब गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साल था 1880। ये वो साल था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस दौर में अंग्रेज भारत के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, आयरन और गोल्ड की खोज में जुटे थे। साउथ इंडिया के कर्नाटक क्षेत्र में कोलार नाम की एक जगह जहाँ मिट्टी और पत्थरों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी। कुछ लोकल लोगों को पहले से यहाँ शक था कि इस क्षेत्र में सोना मौजूद है, लेकिन इसे साइंटिफिक तरीके से किसी ने कभी परखा नहीं था। तभी एक ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स सामने आई। लंदन स्थित ये प्रसिद्ध माइनिंग कंपनी 1880 के आसपास भारत पहुंची और कोलार की जमीन की जांच शुरू की। ज्योग्राफिकल सर्वे के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ धरती के अंदर गोल्ड बियरिंग क्वार्ट रीफ्स यानी सोने वाली चट्टानों की परतें मौजूद हैं। इस खोज के बाद उन्होंने माइनिंग का काम शुरू कर दिया, पहले छोटे स्तर पर और फिर बड़े पैमाने पर। माइनिंग शुरू हुई और देखते ही देखते ये क्षेत्र बन गया कोलार गोल्ड फील्ड्स। माइनिंग शुरू होते ही यहाँ हजारों मजदूर आने लगे। चारों तरफ मिट्टी, धूल और शोर से भरी हुई ये जमीन अब एक इंडस्ट्रियल एरिया में बदलने लगी। अंग्रेजों ने यहाँ मशीनें, ट्रॉली, रेलवे लाइंस और पंपिंग सिस्टम बनाने शुरू करे ताकि गहराई में जाकर माइनिंग आसान हो सके। यही जगह आगे चलकर भारत की सबसे फेमस सोने की खान यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स के नाम से जानी जाने लगी। ये वो इलाका था जहाँ से भारत का सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता था। यहाँ 4 बड़ी माइंस थी, चैंपियन रीफ, औरगम, मैसूर और नुंदीद्रोग। कोलार फील्ड को कई हिस्सों में बांटा गया था ताकि अलग अलग क्षेत्रों से सोना निकाला जा सके। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध माइंस थी वो थी चैंपियन रीफ, सबसे गहरी और सबसे ज्यादा सोना देने वाली माइन। औरगम माइन में हाई क्वालिटी का सोना निकलता था। मैसूर माइन इनिशियल सेंटर ऑफ माइनिंग था और नुंदीद्रोग माइन थोड़ी दूर पर स्थित होने के बावजूद प्रोडक्शन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। चैंपियन रीफ की बात करें तो उस समय दुनिया की रीफ दूसरी सबसे गहरी माइन थी। इसकी गहराई लगभग 3.2 किलोमीटर तक जाती थी। इतनी गहराई में काम करना बेहद जोखिम भरा था। वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती थी, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता था और वेंटिलेशन सिस्टम के बिना रहना वहाँ असंभव लगता था। मजदूरों को नीचे जाने के लिए लिफ्ट जैसी शाफ्ट केजेस का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो पूरी अंधेरी सुरंगों में लगभग 10 से 15 मिनट का सफर तय करती थी। सोचिए 3 किलोमीटर से भी गहराई में इंसान काम कर रहा था बिना सूरज देखे। वो लोग जो जमीन के नीचे दिन रात काम करते थे, उन्हें महीनों तक सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उन अंधेरी सुरंगों में गुजार दिया। उनके हाथों की मेहनत से सोना तो ऊपर आया, लेकिन उनके जीवन वहीं नीचे अंधेरे में कहीं गुम हो गया। ये 2020 में रिलीज हुई फिल्म KGF की कहानी से काफी मिलती जुलती है, जहां अंधेरे में मेहनत थी और ऊपर सोने की चमक। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी कई इंडस्ट्री और रिसोर्सेज ब्रिटिश कंपनीज के नियंत्रण में रहे। कोलार गोल्ड माइंस भी उन्हीं में से एक थी, जिसे अब तक ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स ही चला रहे थे। भारत भले ही इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन यहाँ की माइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और प्रॉफिट अब भी अंग्रेजों के ही हाथ में था। भारतीय मजदूर वहाँ काम करते थे, बस इस उम्मीद में कि एक दिन सोने की धरती सच में भारतीय बन जाएगी। 1956 में आखिर वो दिन आया जब सरकार ने इन माइंस को अपने नियंत्रण में ले लिया और एक नई कंपनी बनाई, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। इसका मकसद था कि अब ये सोना देश के विकास में काम आएगा, न कि विदेशी कंपनी के प्रॉफिट में। शुरुआत में माहौल काफी उत्साह से भरा था। देश के युवा इंजीनियर, साइंटिस्ट और मजदूर मिलकर सोचते थे कि अब वे अपनी धरती का सोना अपने देश के लिए निकालेंगे। सच में शुरुआत कुछ साल बेहद महत्वपूर्ण रहे। नई टीम, नया जोश और स्वदेशी इंडस्ट्री का सपना। इन सब के साथ 1960 से 1970 के दशक तक BGML ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। प्रोडक्शन बढ़ता रहा, रोजगार मिला और KGF फिर से सुनहरे दिनों की तरफ लौटता दिखा। लेकिन धीरे धीरे हालात खराब होने लगे। सोना पहले जैसा शुद्ध नहीं था। अब KGF की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया
जब खदान के ऊपरी हिस्सों में सोने की परतें तो बहुत ज्यादा थी, पर जैसे जैसे वो खत्म होती गई माइनिंग को और गहराई में ले जाना पड़ा। धरती के 3 किलोमीटर से भी नीचे वहां सोना बहुत कम मात्रा में मिलता था। जहां पहले एक टन में 40 से 45 ग्राम सोना निकल जाता था, अब वही एक टन मिट्टी खोदने पर 2 से 3 ग्राम सोना ही निकल पा रहा था। यानी प्रोडक्शन लगातार घटता गया, लेकिन वहां का खर्च तेजी से बढ़ रहा था। गहराई जितनी बढ़ती समस्या उतनी ज्यादा बढ़ती। नीचे ऑक्सीजन की कमी रहती थी और तापमान बढ़ जाता था और पंपों से लगातार पानी निकालना पड़ता था, क्योंकि नीचे जल स्तर काफी ऊंचा था। इसके अलावा बिजली की लागत, मशीनों का रखरखाव और मजदूरों की सुरक्षा पर भी बहुत ज्यादा खर्च आता था। धीरे धीरे ये सोने की खदान भारत की सरकार के लिए एक घाटे का सौदा बन गई। सरकारी फंडिंग सीमित थी, टेक्नोलॉजी पुरानी होती जा रही थी। भारत गोल्ड माइंस के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो केजीएफ को आधुनिक बना सके। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद वहां पुरानी मशीनें चलती रही, जिनकी उम्र अब पूरी हो चुकी थी। नई टेक्नोलॉजी नहीं आई और धीरे धीरे प्रोडक्शन गिरता गया। भारत में उस समय गोल्ड रिफाइनिंग और डीप माइनिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सीमित थी, जिसके कारण जो सोना निकल भी रहा था उसे रिफाइन करने और बेचने में भी नुकसान हो रहा था। इस बीच मजदूरों की जिंदगियां और कठिन होती गई। वे वही मजदूर थे जो ब्रिटिश शासन के समय भी खदान में काम करते थे। अब उनके बेटे और पोते भी इसी अंधेरी दुनिया में उतर चुके थे। फर्क बस इतना था, उस समय मालिक अंग्रेज थे और अब सरकारी दफ्तर थे, लेकिन मजदूरों के हालात नहीं बदले। सुरक्षा कम, वेतन कम, उम्मीद लगभग खत्म, ये उनका हाल था। खदानों में हादसे लगातार बढ़ रहे थे। कहीं गैस लीक हो रही थी, कहीं पानी भर जाता था, कहीं छत धंस जाती थी। धीरे धीरे मजदूरों का भरोसा भी टूट रहा था। 1970 के दशक के बाद केजीएफ लगातार घाटे में जाने लगी। सोने की भंडार घट रहे थे, मशीनें जर्जर हो रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें स्थिर थी। सरकारी सहायता सीमित थी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स इतने जोखिम में पैसा नहीं लगाना चाहते थे। इस दौर में केजीएफ का नाम भले ही अब भी गोल्ड फील्ड था, लेकिन असलियत में वहाँ गोल्ड से ज्यादा सिर्फ स्ट्रगल था। लोग कहते थे अब केजीएफ में चमक नहीं, सिर्फ अंधेरा है। हालात बिगड़ रहे हैं और मजदूर आंदोलन शुरू हो गए हैं। हजारों मजदूर जिनकी पीढ़ियां केजीएफ की माइंस से जुड़ी थी, अपने अधिकारों और नौकरियों के लिए सड़क पर उतर आए। सरकारी दफ्तरों के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और कई जगह भूख हड़तालें भी की। उनकी मांग थी या तो माइनिंग जारी रखी जाए या इसका कोई वैकल्पिक रोजगार दिया जाए। लेकिन सरकार की स्थिति भी कठिन थी। हर महीने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, जबकि प्रोडक्शन बेहद कम था। आखिरकार मार्च 2001 में सरकार ने ऐतिहासिक लेकिन दर्दनाक फैसला दे ही दिया। केजीएफ को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी हुआ। 18 मार्च 2001 को सभी माइंस बंद कर दी गई, मशीनें रुक गई, शाफ्ट सील हो गए और पंपिंग सिस्टम बंद कर दिया गया। एक ही झटके में हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। जिन परिवारों की 3-3 पीढ़ियां केजीएफ में काम कर चुकी थी, उनकी रोजी रोटी अब छीन गई थी। कई लोगों ने शहर छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन केजीएफ फिर से खोला जाएगा। वो शहर जो कभी इंडियाज लिटिल इंग्लैंड कहलाता था, आज खामोशी में डूब गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान केजीएफ को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ अंग्रेजी जीवन शैली की झलक दिखाई देती थी। यहाँ ब्रिटिश स्टाइल कॉलोनी थी, साफ सुथरी सड़कें थी, सुंदर बगीचे थे, चर्च और क्लब थे। ये शहर डेवलपमेंट का प्रतीक बन गया था। यहाँ तक कि 1902 में केजीएफ भारत का पहला शहर था जहाँ बिजली आई थी। उस समय जब देश के ज्यादातर हिस्सों में अब भी लालटेन की रोशनी में ही सब जी रहे थे, लेकिन जब माइंस बंद हो गई तो वहाँ की रोशनी भी बुझ गई। जो शहर कभी सुनहरी रौनक से जगमगाता था, अब वो एक भूतिया खामोशी में बदल गया था। बाजार सूने पड़ गए थे, घरों में ताले लग गए थे और कभी हंसी से गूंजती गलियां अब वीरान हो गई थी। माइनिंग रुकते ही जमीन के अंदर की सुरंगों में पानी भरने लगा। पहले जो पानी शक्तिशाली पंपों से निकाला जाता था, अब उसे रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था। नतीजा ये हुआ कि केजीएफ के नीचे फैली कई किलोमीटर लंबी सुरंगें आज पूरी तरह पानी से भर चुकी हैं। केजीएफ की धरती पर आज भी साइनाइड डंप्स दिखते हैं, जो उस जगह के सबसे कड़वे निशान हैं। सोने को रिफाइन करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है और उसका जहरीला अवशेष जमीन पर ही छोड़ दिया जाता है। वो कचरा मिट्टी को हमेशा के लिए बंजर बनाने का काम करता है। आज भी केजीएफ की जमीन पर सफेद पीले रंग के टीले दिखाई देते हैं, जहाँ कुछ नहीं उगता, न कोई घास, न कोई पेड़, बस जहर और यादें। कभी सोना उगलने वाली ये धरती अब जहरीली और वीरान हो चुकी है। लोगों का कहना है केजीएफ खत्म नहीं हुआ, वो बस सो गया है। शायद किसी दिन वो फिर से जागेगा। जून 2024 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड की 13 टेलिंग डंप्स यानी माइंस के बचे हुए कचरे के विशाल ढेरों में दोबारा माइनिंग कराई जाएगी। ये टेलिंग डंप्स लगभग
1003.4 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। एनालिसिस है कि इनमें अब भी सोने के कण मौजूद हैं जिन्हें मॉडर्न टेक्निक से निकाला जा सकता है। रिसर्चर्स के अनुसार इन डम्प्स में लगभग 32 मिलियन टन मिट्टी और अवशेष मौजूद हैं जिनसे सोना दोबारा से निकाला जा सकता है। अगर प्रोजेक्ट दोबारा से पूरी तरह शुरू किया जाता है तो अनुमान है कि प्रति वर्ष लगभग 750 किलोग्राम सोना निकाला जा सकता है। ये प्रयास न केवल पुरानी माइंस को फिर से जीवित करने की दिशा में एक कदम बढ़ाएगा बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर देगा। राज्य सरकार ने ये प्रस्ताव दिया कि BGML की लगभग 2330 एकड़ भूमि को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर किया जाए, जहाँ एक इंडस्ट्री टाउनशिप बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि इस एरिया को फिर से एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री और ग्रोथ का सेंटर बनाया जाए। कानूनी रूप से ये पूरा प्रस्ताव MMDR के आर्टिकल के सेक्शन 17 के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इस टेलिंग डम्प्स के दोहन के लिए ग्लोबल टेंडर लाने की कोशिश शुरू की है ताकि दुनिया भर की माइनिंग कंपनीज इसमें भाग ले सकें। लेकिन इस सुनहरे सपने के लिए कई चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का सवाल है, यानी कितना निवेश करना होगा, किस टेक्नोलॉजी से सोना निकाला जा सकता है और क्या इस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये प्रॉफिटेबल साबित होगा। मशीनरी, पर्यावरण नियंत्रण और पानी निकासी जैसे प्रोसेसेस भी यहाँ भारी खर्च वाले हैं। दूसरी बड़ी चुनौती एनवायरमेंटल और कानूनी मंजूरी की है। इस डंप में साइनाइड और अन्य जहरीले पदार्थ मौजूद हैं, जिसकी सही मैनेजमेंट जरूरी है। इसके अलावा लोकल पीपल, पूर्व कर्मचारियों के अधिकार, भूमि स्वामित्व और मजदूरों के बकाया वेतन जैसे मुद्दे भी न्यायिक सामाजिक जिम्मेदारियां बन चुकी हैं। हालांकि राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी काम शुरू होने में काफी वक्त है। फिलहाल ग्लोबल टेंडरिंग और एनवायरमेंट क्लियरेंस की प्रक्रिया जारी है। आने वाले महीनों में ये तय होगा कि क्या ये प्रोजेक्ट सच में KGF के सुनहरे इतिहास को दोबारा जगाने में सफल होगा या ये सिर्फ एक और अधूरी उम्मीद बनकर रह जाएगा। कोलार गोल्ड माइंस हमें दो चीजें सिखाती है। पहला कि नेचुरल वेल्थ अगर समझदारी से उपयोग में नहीं आएगी तो वरदान से अभिशाप बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। 2018 में तेलुगु सिनेमा में एक सुपरहिट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था KGF चैप्टर 1, जिसमें ऐसा ही कुछ दिखाया गया था। बहरहाल वो फिल्म तो फिक्शनल थी, लेकिन बखूबी दिखाती थी कि माइंस में काम करने वाले मजदूरों का क्या हाल होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी इस पर क्या राय है।